कभी सोचा है कि हजारों सालों का हमारा इतिहास आज हमें कैसे आकार देता है? चलिए, आज भारत के इतिहास के एक ऐसे महासफर पर चलते हैं जो हमें हमारी जड़ों से लेकर आज की दुनिया तक ले जाएगा। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। क्या इतिहास वाकई सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का एक लेखा जोखा है, या फिर ये हमारी अपनी कहानी है, हमारे विकास की, हमारी जीतों की और हमारी सीख की? आइए मिलकर इसका पता लगाते हैं। हमारा सफर शुरू होता है हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में, जहां सभ्यता की पहली किरणें फूटी थीं। जरा सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कितने आधुनिक थे। उनकी शहर बनाने की योजना कमाल की थी। ये कोई ऐसी वैसी बसावट नहीं थी। उन्होंने ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया, जहां सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, एकदम आज के मॉडर्न शहरों की तरह। ये उनकी जबरदस्त इंजीनियरिंग और दूर की सोच का जीता जागता सबूत है। तो इन इतने व्यवस्थित शहरों में जिंदगी कैसी रही होगी? लोग पक्की ईंटों से बने मजबूत घरों में रहते थे। चीनी की जगह मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार शायद उनके सामुदायिक जीवन का एक अहम हिस्सा रहा होगा। और वो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, उनकी कला का क्या कहना। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उन्हें तलवार के बारे में पता ही नहीं था। इससे अंदाजा लगता है कि शायद वो एक बहुत ही शांतिप्रिय समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नए युग का उदय हुआ, वैदिक काल। इसी दौर में वेदों की रचना हुई, जिनमें ऋग्वेद को दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है। समाज का पूरा ध्यान खेती और पशुपालन पर था, और गाय को इतना पवित्र और जरूरी माना गया कि उसे अघन्या कहा गया, यानी जिसे मारा ना जाए। तो छोटे छोटे राज्यों और कबीलों से निकलकर भारत अब बड़े बड़े साम्राज्यों और गहरे दार्शनिक विचारों के युग में कैसे दाखिल होता है, चलिए देखते हैं। ये एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। एक तरफ जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए दर्शन सामने आ रहे थे, तो दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य की बेजोड़ रणनीति की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के बिखरे हुए हिस्सों को एक साथ जोड़कर शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। फिर सदियों बाद आया गुप्त साम्राज्य का दौर, जिसे अक्सर कला, विज्ञान और संस्कृति में अपनी शानदार उपलब्धियों के लिए भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के सबसे मशहूर शासक सम्राट अशोक की कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग के भयानक युद्ध में जीत तो हासिल हुई, लेकिन उस जंग में हुए विनाश को देखकर उनका दिल दहल गया। बस उस एक घटना ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी बाकी जिंदगी बौद्ध धर्म की शांति और करुणा का संदेश फैलाने में लगा दी। इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जब कोई विजेता शांति का सबसे बड़ा दूत बन जाए। प्राचीन साम्राज्यों के बाद भारत एक नए अध्याय में दाखिल होता है, मध्यकाल। ये सल्तनत और मुगलों का दौर था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में भी बड़े अलग अलग तरह के किरदार थे। एक तरफ थे अलाउद्दीन खिलजी, एक सख्त प्रशासक जो अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों और सेना को मजबूत करने के लिए घोड़ों को दागने जैसी प्रथाओं के लिए मशहूर हुए। तो दूसरी तरफ थे मोहम्मद बिन तुगलक, एक पढ़े लिखे विद्वान सुल्तान, लेकिन उनकी योजनाएं बहुत बड़ी होती थी, जैसे अपनी पूरी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, जो अक्सर बुरी तरह से फेल हो जाती थी। और फिर साल 1526 में युद्ध के मैदान पर एक नई टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया। ये उस वक्त भारतीय सेनाओं के लिए एक बिल्कुल नई और खतरनाक चीज थी। बस इसी एक टैक्टिकल एडवांटेज ने बाबर को जीत दिलाई और भारत में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल काल ने भारत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता और दीन-ए-इलाही जैसे विचारों से लोगों को जोड़ने की कोशिश की। उनके पोते शाहजहां के दौर को तो वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है खूबसूरत ताजमहल। यहाँ तक कि शेरशाह सूरी, जिन्होंने कुछ वक्त के लिए मुगलों को सत्ता से हटाया, उन्होंने भी ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी विरासत छोड़ी। वहीं औरंगजेब एक सख्त और कट्टर शासक थे, जिन्हें उनकी सादगी की वजह से जिंदा पीर भी कहा जाता था। लेकिन इतिहास का नियम है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता।
जैसे जैसे मुगल साम्राज्य की पकड़ कमजोर होने लगी, नई ताकतें मैदान में उतरी और इसने भारत के भविष्य के लिए एक नए टकराव का मंच तैयार कर दिया। उस दौर की भावना को मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के इस एक वाक्य से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता, जब उन्होंने कहा, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। तो वो असल में कह रहे थे कि मुगल साम्राज्य अब एक कमजोर पेड़ बन चुका है। ये सिर्फ एक लड़ाई की रणनीति नहीं थी, ये मराठों की बढ़ती हुई ताकत और आत्मविश्वास का ऐलान था। इस दौरान सत्ता का समीकरण बहुत तेजी से बदल रहा था। 1498 में वास्को डी गामा के भारत आने के साथ ही यूरोपीय असर का बीज बोया जा चुका था। फिर 1674 में शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक मराठा शक्ति के उदय का एक बड़ा प्रतीक बना। लेकिन असली और निर्णायक मोड़ आया 1757 में। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत ने भारत में ब्रिटिश राज की वो नींव रखी जो अगले 200 सालों तक चलने वाली थी। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी और शायद सबसे प्रेरणादायक अध्याय पर आते हैं। ये कहानी है गुलामी की जंजीरों को तोड़ने और अपनी किस्मत खुद लिखने की, भारत की आज़ादी की महागाथा। साल 1857 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय चेतना में जलती एक चिंगारी है। ये कोई मामूली सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी का पहला संगठित महासंग्राम था। हालांकि इसे बेरहमी से दबा दिया गया, लेकिन इसने स्वतंत्रता की वो आग जला दी जो अगले 90 सालों तक बुझी नहीं। आज़ादी का रास्ता लंबा था और कुर्बानियों से भरा हुआ। इसकी शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन जैसे संगठित प्रयासों से हुई। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे जख्मों ने पूरे देश के इरादे को और भी मजबूत कर दिया। फिर 1930 में गांधी जी के दांडी मार्च ने दुनिया को दिखा दिया कि नमक जैसी एक मामूली चीज भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक कितना बड़ा हथियार बन सकती है। इन्हीं अनगिनत संघर्षों और बलिदानों का नतीजा था 15 अगस्त 1947 की वो सुबह, जब भारत ने आज़ादी में सांस ली। लेकिन आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक ही रास्ते पर नहीं लड़ी गई। एक तरफ जहां गांधी जी का अहिंसक आंदोलन था, तो वहीं दूसरी ओर एक क्रांतिकारी जोश भी था। सुभाष चंद्र बोस का ये नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस भावना का प्रतीक है जो मानती थी कि आज़ादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहना होगा। भारत की ये कहानी अकेली नहीं थी। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये दुनिया के इतिहास के बड़े कैनवस पर कहाँ फिट बैठती है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम दुनिया भर में चल रही आज़ादी और अधिकारों की लड़ाई से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। अमेरिकी क्रांति ने दुनिया को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन का विचार दिया था। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे को बुलंद किया था, और रूसी क्रांति ने दिखा दिया था कि राजशाही को खत्म किया जा सकता है। भारत का संघर्ष भी इन्हीं वैश्विक विचारों की लहर का एक हिस्सा। तो सिंधु घाटी के स्मार्ट शहरों से लेकर आज़ादी के लंबे संघर्ष तक हमने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये विचारों की, संस्कृतियों की और हम सब के विकास की कहानी है। तो जब इस विशाल इतिहास पर नजर डालते हैं, तो इसका कौन सा पन्ना है जो सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? एक शांतिप्रिय शहर बनाने वालों की सोच, एक सम्राट का हृदय परिवर्तन, या फिर आज़ादी के लिए एक पूरे राष्ट्र का अटूट संघर्ष?